सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल आपने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा जीपी, और जीपी का nth टर्म और जनरल रिप्रेजेंटेशन, ये दो बातों पे कल अपन ने डिस्कशन किया था, nth टर्म ऑफ जीपी और जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीपी। तो आज अपन उसके आगे की बात कंटिन्यू कर रहे हैं। जीपी में जो नेक्स्ट आपका बात आएगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, वो उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, तो nth टर्म कल आपने लास्ट क्लास में पढ़ा, और आज अपन उस nth टर्म से रिलेटेड कुछ यहाँ पर नोट डिस्कस कर रहे हैं। तो पहली बात तो यह है इसमें कि आगे से कभी भी आपको 3 नंबर्स ए बी सी जीपी में मिल जाए, आर इन जीपी, देन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी। तो हमेशा बीच वाले टर्म का स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट होता है। यही बात आप एपी में पढ़ते थे, ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। और जीपी में ये होता है कि मिडिल टर्म का जो स्क्वायर है ये प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आता है। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। और इसको आप इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। तो अब देखिए आप इसको, हाउ टू वेरीफाई दिस। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। तो एक दो लाइन में इसका वेरिफिकेशन है, जैसा अपन ने एपी में किया था बिल्कुल वैसे ही कर लेते हैं इसको। तो टू वेरीफाई दिस, वेरिफिकेशन के लिए हमने यहाँ पर, चूंकि ये दिया है कि एबीसी जीपी में है, और जीपी का डेफिनेशन कल आपने पढ़ा, दो लगातार टर्म्स के बीच का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होगा। ये डेफिनेशन है। तो बी और ए में जो रेशियो आएगा वही सी और बी में रेशियो आता है। और इसलिए यहाँ से जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी, ये आपका प्रूफ हो गया। तो एक लाइन में ये वेरीफाई भी हो जाता है रिजल्ट। तो दिस इज अवर फर्स्ट रिजल्ट कि आगे से कभी आपको 3 नंबर जीपी में मिले तो हमेशा बीच वाले का स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट होगा। सेकेंड पॉइंट इज दिस, जो आपको मैंने एपी में भी बताया था कि कभी आगे आपको इफ टीके एंड टीपी be any two terms of GP, then formula for obtaining TN, nth टर्म, ये आपने एपी में भी लिखा था। तो nth टर्म को निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है, the formula for calculating the nth term directly, the formula is मतलब ये लिखा है कि आपको दो टर्म दिए हैं और दो टर्म की हेल्प से जीपी के आपको कोई तीसरा टर्म निकालना है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है टी एन अपॉन टी के होल पावर 1 अपॉन एन माइनस के एंड टी पी अपॉन टी के होल पावर 1 अपॉन एन माइनस के। आप एपी में जाके देखिएगा, बिल्कुल सेम फॉर्मूला लिखा है एपी में। मतलब फॉर्मूला सेम नहीं है, कंसेप्ट सेम लिखा है, फॉर्मूला चेंज हो जाता है। एपी के लिए अलग लिखा था आपने फॉर्मूला। तो आपको क्वेश्चन में टीके देंगे, टीपी देंगे और टीएन पूछा जाएगा, तो आप यहाँ पे टीपी टीके के वैल्यू डाल दीजिए तो आपको टीएन मिल जाए। तो ये टीएन निकालने के लिए फॉर्मूला है, दो टर्म की हेल्प से तीसरा टर्म निकालने का फॉर्मूला। नाउ हियर वी डिस्कस अबाउट थर्ड पॉइंट। जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि सर वन एग्जांपल कोई भी दो टर्म, अभी मैं क्वेश्चन दूंगा आप उस पर करना।
ठीक है, कोई भी दो टर्म आपको जीपी के देंगे, कोई तीसरा टर्म निकालना होगा तो उसके लिए जनरल मेथड भी अपन यूज कर सकते हैं और ये फार्मूला भी, उसके क्वेश्चन अभी अपन इसके बाद डिस्कस करेंगे, मैं आपको दूंगा ओवरऑल। पहले ये एक साथ एक जगह इकट्ठा हो जाए आपका नोट पूरा, तो वो आप देख लो। तो थर्ड आपका ये है पॉइंट कि, हाँ बोलो बेटा। सर वो राइट हैंड साइड का जो है ना, उसके पावर के डिनोमिनेटर में p माइनस k आना, सॉरी p माइनस k आना हाँ चाहिए। सॉरी, p माइनस के आएगा, सॉरी सॉरी, यहाँ n माइनस के है तो यहाँ भी p माइनस के आएगा। ओके, वेरी गुड, ठीक है, इतना अटेंटिव रहो, अच्छा लगता मेरे को भी। n के है तो n के आएगा, p के है तो p के आएगा। चलिए थर्ड बात अपन यहाँ पर लिखते हैं, ये दो नोट हो गए। और थर्ड थिंग हमारी ये है कि आपने एपी में जो एक और फार्मूला लिखा था कि लास्ट से आपको कोई पर्टिकुलर टर्म फाइंड करनी है एपी में, तो बिल्कुल वैसे ही जीपी में भी हम लिख रहे हैं कि इफ यू हैव टू फाइंड कोई पर्टिकुलर टर्म, मतलब पीएच टर्म फ्रॉम द एंड, यदि हमको जीपी में एंड से कोई पर्टिकुलर टर्म फाइंड करनी है, तो इफ वी हैव टू फाइंड pth term from the end, तो for finding pth term from the end, यहाँ पर इसको दो केस में अपन डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब आपको pth term from the end पूछा जाता है तो दो सिचुएशंस होती हैं। अवर फर्स्ट सिचुएशन इज दिस कि जब आपको व्हेन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपको गिवन है, मतलब व्हेन n डिनोट्स टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब आपको जब एपी में लास्ट टर्म नहीं दिया, जब आपको एपी में ये पता है कि मेरी जो, सॉरी जीपी में ये पता है कि मेरे जो टर्म्स हैं 1 2 4, ये जो 1 2 4 है ये टोटल 20 टर्म है। जब आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दिया होगा तो फिर उस केस में पीएच टर्म फ्रॉम द एंड निकालने के लिए जो फॉर्मूला है, देन तब आपको ये एपी में भी बताया था कि यदि आपको पीएच टर्म फ्रॉम द एंड पता करना है तो आप ये पता कर लो कि वो फ्रॉम द बिगिनिंग कौन सा टर्म होगा। तो बिल्कुल यही चीज आपने एपी में भी लिखी थी कि पीएच टर्म फ्रॉम द एंड इज एन माइनस पी प्लस 1 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। और एक बार अपन को बिगिनिंग से कोई टर्म पता चल गया तो फिर वो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग, व्हेन यू गिवन द नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म दिए हैं, तब अपन ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और दूसरी सिचुएशन ये है कि जब आपको लास्ट टर्म दे दें, व्हेन लास्ट टर्म इज गिवन, लास्ट टर्म को अपन एल से डिनोट करते हैं, और जब आपको लास्ट टर्म दिया होगा इज गिवन, देन देखिए तब क्या होता है, तब कोई पर्टिकुलर टर्म फ्रॉम दी एंड पता करने के लिए आपको पीएच टर्म फ्रॉम दी एंड निकालना है। तो हमको लास्ट टर्म पता है तो आप क्या कर दो, प्रोग्रेशन को रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो, लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म बना दो, सेकंड लास्ट टर्म को सेकंड टर्म बना दो, थर्ड लास्ट टर्म को थर्ड टर्म बना दो, पूरा प्रोग्रेशन अपन उल्टा कर देते हैं। तो अब जो आपका लास्ट टर्म था वो आपका फर्स्ट टर्म बन जाता है। तो एक ही जगह पर क्या आ जाता है, एल। कॉमन रेशियो आपका उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल, मतलब आर की जगह पर कितना आ जाएगा, 1/r। और पावर आपकी क्या लगेगी, आप जो भी टर्म कैलकुलेट करते हो उससे एक कम, तो p माइनस 1। तो ये दो सिचुएशंस हैं। समझा नहीं वाला, क्या नहीं समझा इसमें? वो लास्ट हेलो, में जो एपी में किया था वही, जब आप जीपी को पलटोगे, पलटोगे का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और ये लास्ट टर्म है, इसको रिवर्स करना है। तो अब ये लास्ट टर्म बन जाएगा, फिर यहाँ पर 3 2 1 आएगा, ये रिवर्स हो गई। तो अपन जानते थे इस पर्टिकुलर केस में nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू आर पावर n माइनस 1। अब आपका a की जगह पर क्या आएगा, l, कॉमन रेशियो रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा,
पहले जो कॉमन रेशियो आपका 2:1, यहाँ पर सॉरी 1:4 ले लेना जीपी में। तो पहले जो रेशियो आपका 2 आ रहा था वो अब आपका रेशियो कितना आएगा 1/2। तो कॉमन रेशियो आर की जगह पर कितना हो गया 1/r। बाकी पावर जो लगाते थे तो वो तो लगेगी। ठीक है, ये वो लिखा हुआ है सेम। समझ गया साहिल साहू? यस सर। ओके, तो दीज आर दी 2 सिचुएशंस। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये नोट में मैंने आपको 3 बातें बताई, 1 2 3। और आपको ये भी इसमें कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। सर हाँ, सर कॉमन रेशो मतलब? कॉमन रेशियो 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो कॉमन रेशियो होता है। मतलब डिफरेंस? नहीं नहीं, डिफरेंस अलग चीज है। रेशियो मतलब डिवीजन, डिवाइड करना है। हाँ। चलिए, फर्स्ट और सेकंड बैच में से कोई बताओ कि और इतना हो गया था आपका कि और भी कुछ आगे कुछ हुआ था क्या? नहीं सर, बस इतना ही हुआ। चलो ठीक है। तो ओके, अब दोनों बैच पैरेलल हैं इस टॉपिक के बाद। एंड अब जो होगा वो दोनों के लिए कॉमन होगा। तो इसलिए एकदम आप पूरा जोर लगाएं आगे बढ़ने के लिए अब सभी लोग। सर बस जो फर्स्ट नोट है ना उसको आपने कंपोनेंट और डिविडेंडो के फॉर्म में लिख के बताया था बस। ओके ओके, ठीक है ठीक है। वो आगे भी आएगा आपका, तो एक बार मैं वो और लिख देता हूँ सभी के लिए। एक 4th नोट और आप इसमें ऐड कर लो। ठीक है, so now we moving on to page number 2, note number 4। तो देखिए, आप जानते हो इफ एबीसी आर इन जीपी देन क्या होता है, B/A, मतलब B और A का रेशियो C और B के रेशियो के बराबर होता है। और इसी बात को अपन क्या लिख सकते हैं, कंपोनेंडो डिविडेंडो आप सभी ने पढ़ा है। लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर में दोनों का सम, डिनोमिनेटर में दोनों का डिफरेंस। और जो लेफ्ट हैंड साइड में किया वही राइट हैंड साइड में करेंगे, तो B+C/B - C आ जाएगा। और आप का कहने का जो मतलब है वो ये है कि कभी आगे आपको अब ऐसा दिया हो तो आप ये बोलेंगे कि एबीसी जीपी में है। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, इसको निकाल देता हूँ। हाँ, सेकंड थिंग ये है कि यदि आपको ऐसा दिया है तो भी आप बोलोगे कि एबीसी जीपी में, क्योंकि आप इसको जब फर्दर सिंप्लीफाई करोगे, व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस, इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसमें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले ए मल्टीप्लाई हो गया तो क्या बनेगा AB - AC। फिर जब B मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा B² - BC। जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा AB + AC। और जब B मल्टीप्लाई होगा तो -B² - BC। अब देखो क्या क्या उड़ रहा है, बोथ साइड AB उड़ गया, कैंसिल, -BC कैंसिल आउट हो गए। कैंसिल होने के बाद ये वाला B² जब इधर आएगा तो 2B² हो जाएगा, ये AC उधर जाएगा तो 2AC हो जाएगा ना। 2AC 2ACB, सॉरी 2 कैंसिल हो गए, सो वी गेट B² बराबर AC। और B² बराबर AC का मतलब क्या है, ABC किस में होंगे, जीपी में। तो मैं आपको 2 चीजें बताया, एक तो ये होता है कि यदि ABC जीपी में है तो B² बराबर AC होता है। अब यदि आपको B² बराबर AC दिया है तो ABC जीपी में होंगे, एक बात। दूसरा, ऐसा दिया है तो भी ABC जीपी में। तीसरा, ऐसा दिया है तो भी ABC जीपी में होंगे। तो आपको ये रिजल्ट इंपॉर्टेंटली याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और इसमें
एक और रिजल्ट आता है, इसी बात को अपन आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। और यदि a माइनस बी अपॉन बी माइनस सी a बाई बी दिया है तो भी एबीसी जीपी में होंगे। आप इसको भी ओपन कर लो, जैसा मैंने ये बताया, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यू गेट बी स्क्वायर बराबर एसी, और जब बी स्क्वायर बराबर एसी आएगा देन यू से दैट एबीसी आर इन जीपी। या फिर इसी बात को आप ये भी लिख सकते हो कि a प्लस बी अपॉन बी प्लस सी बाय ए बाय बी। इनमें से कोई भी रिजल्ट आ जाए, मतलब मैं आपको 4 तरीके से बताया टोटल, आप इसको ऐसा समझ लें। देखो मैं थोड़ा सा और इसको, ये पहली बात हो गई, बी अपॉन ए, ये तो आप समझते भी हो, सी अपॉन बी, पहली बात तो ये बीसी जीपी में होंगे। दूसरी बात ये हो गई क्या, यदि a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर बी प्लस सी अपॉन बी माइनस सी आ जाए, इसको सिंप्लीफाई करोगे, ये मैंने सिंप्लीफाई किया है, तो भी आप देखोगे बी स्क्वायर बराबर ए सी आता है। ठीक है, इसको, इसके लिए अपन ने हिंट ये दे दिया कि जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो बी स्क्वायर बराबर ए सी आता है, और जब बी स्क्वायर बराबर ए सी आएगा तो वी से दैट ए बी सी आर एन जीपी। तीसरी बात, इसको और करके मैं तीसरी बात लिख देता हूँ, आपको कभी ऐसा दिया हो तो भी आप बोलोगे ए बी सी आर एन जीपी, क्योंकि जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, मैं इसको भी सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ, ओपन करो ब्रैकेट, ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, ए बी माइनस बी स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई होगा तो ए बी माइनस ए सी, तो ए बी उड़ गया, और माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस ए सी, माइनस भी उड़ गया, बी स्क्वायर बराबर ए सी आ गया। और ऐसे इसको भी सिंप्लीफाई करके देख लेना, तो ये भी बी स्क्वायर बराबर ए सी देगा। तो चौथी बात हमारी ये है। तो अब आपको यहां से यहां दिया हो या यहां से यहां दिया हो, दोनों भी केसेस में आप बोलोगे कि ए बी सी आर इन जीपी। ठीक है, सो ये अपने 4 रिजल्ट हैं। जो फोर्थ केस में नोट कर लीजिए इसको, ये फोर्थ प्रॉपर्टी लास्ट केस बताया था फर्स्ट बैच में, आप लोग भी देख लें। चलिए, किसी को कोई डाउट है इतनी बात में तो पूछ लें। टेक दी स्क्रीनशॉट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। सर वो जो थर्ड और फोर्थ जो नोट बताए आपने वो कैसे बनाए, शिफ्टिंग करके बनाए ना वो सेकंड वाले को? हाँ, वो शिफ्टिंग करके ही बनाया हुआ है, बस वो तो कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में ये पूछ लेते हैं कि यदि ए बी में ये रिलेशन है तो बताओ ए बी सी किस में होंगे। तो अपन को क्या है कि आगे पहले इसको इतना सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, फिर अपन बोलेंगे एबीसी जीपी में, लेकिन आगे से अपन को ये ऐसा कहीं दिखा तो अपन डायरेक्ट बोल देंगे एबीसी जीपी में, तो उसको याद रखने के लिए बताया। बाकी उसको इन्हीं 2 रिजल्ट से बनाया है कि इसको यहाँ पर कर दोगे तो a माइनस बी अपॉन बी माइनस सी की जगह अपन a प्लस बी अपॉन बी प्लस सी लिख सकते हैं। तो ये वाला रिजल्ट याद रखना है, और इस वाले रिजल्ट से a माइनस बी अपॉन बी माइनस सी की जगह a प्लस बी अपॉन बी प्लस सी लिख सकते हैं। समझ गया ऋषभ? हाँ सर ठीक है। ओके, चलिए, तो मूविंग ऑन टू दी थर्ड पेज, अपने तीसरे पेज की तरफ बढ़ते हैं। और ये 4 नोट, और अब बिल्कुल आप सभी एक ही लेवल पर हैं, पूरा थ्योरी कंप्लीट हो गया। जितना भी बैच फर्स्ट और सेकंड में बताया था वो हेलो बैच सर। थर्ड वालों को अभी तक बताया। हेलो सर। हाँ बोलो। सर वेटिंग में कोई है? कोई नहीं है, मेरे को तो यहाँ पे कोई नहीं दिख रहा, सबको मैंने वेटिंग से अंदर ले लिया है। चलिए, सो अब देखते हैं कि भाई ये एक सवाल जो साहिल साहू का था कि एक क्वेश्चन उनको उस पर रिक्वायर्ड था, तो एक क्वेश्चन आप देख लें जो मैंने आज फॉर्मूला बताया उस पर, या कोई आप दूसरी नॉर्मल मेथड से करना चाहें तो कर सकते हैं।
एंड द क्वेश्चन इज दिस, सभी लोग बनाया, इफ फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी इज 1/3, if fifth term of GP is 1/3 and ninth term is 16/243, 16/243. So you have to find the fourth term. Then T4 of GP कितना होगा? आपके ऑप्शन है 3/4, 1/2, 1/3 और it is 2/5. तो ये क्वेश्चन है जब आपको दो टर्म दिए हों और आपको कोई तीसरा टर्म फाइंड करना, तो वो आप देखो सॉल्यूशन में मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, फिर अपन आगे बढ़ पाएंगे। तो नेक्स्ट थिंग अपनी ये है कि भाई सॉल्यूशन में मैं यहाँ पर T5 मेरे को दिया है, तो अपन जानते हैं GP का T5 जो होता है वो A × R⁴ होता है, और T9 मेरे को दिया है, तो T9 कितना होता है? A × R⁸ जो भी टर्म निकालेंगे पावर उससे कम आएगी। ये 16/243 दिया है। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको ये दो टर्म इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि इन दो की हेल्प से हम A और R निकाल पाए। वंस वी गेट A एंड R, यदि हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो मिल गया तो फिर हम GP का कोई सा भी टर्म लिख सकते हैं। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर रहा हूँ। व्हेन सेकेंड इक्वेशन डिवाइडेड बाय द फर्स्ट, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो A कट जाएगा, R⁸ डिवाइडेड बाय R⁴ तो क्या बनाएगा? R⁴, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 16/243 × 3, दिस बिकम 16/81 विच कैन बी रिटन 2/3 का होल पावर 4। तो R⁴ बराबर ये, तो कॉमन रेशियो कितना आता है? 2/3। वंस वी गेट द कॉमन रेशियो, इसको फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो। तो अब इसके बाद फ्रॉम दिस इक्वेशन पुट अप द वैल्यू, A तो A है और R कितना है? 2/3 पावर 4, ये कितना है? 1/3। तो A का वैल्यू कितना आ जाएगा? 81, 3 से कैंसिल होगा, 27 आएगा अपॉन 16। सो दिस इज योर A, ठीक है। वंस वी गेट R एंड A बोथ, जब आपको R भी मिल गया और A भी मिल गया तो आप ये A और R का वैल्यू जो रिक्वायर्ड टर्म है उसमें डाल दीजिए। सो रिक्वायर्ड टर्म आपकी है फोर्थ टर्म, और फोर्थ टर्म के लिए फॉर्मूला होता है AR⁴। ये 27/16 है और R³ मतलब 2/3 का क्यूब, तो 2/3 का क्यूब इट इज 27/16 into 8/27, this gives you 1/2, so 1/2 is the correct option। नोट कर लीजिए इसको। सर एक बार देख लीजिए। क्या बोले? तो दो से देखते हैं। हाँ लिख लो। टेक दी स्क्रीनशॉट। सर हाँ बोलो बेटा। सर आपने जो फॉर्मूला बताया उससे भी सॉल्व कीजिए। हेलो मयूर, बोलो। हेलो सर। हाँ बोलो सर, थोड़ा माइक पास में करके बोला करो सर, आवाज कम आता है सर। अब बोलो सर। हाँ ठीक है सर। सर आपने जो क्वेश्चन किए ना इसको वो फॉर्मूले से सॉल्व कीजिए ना। करो ना, नहीं आ रहा क्या? नहीं सर, पावर में 1/4 है, वो सॉल्व नहीं हो रहा। आप तो पावर 1/4 आ रहा है तो नीचे वाले नंबर को 4 पावर का बना दो ना, तो 4 वोट रूट कट जाएगा। चलो देखते हैं, अभी करते हैं। सर मुझे डाउट है। हाँ बोलो। सर अगर हम R8 को डिवाइड करेंगे R4 से तो फिर 2 आएगा ना, R2 आएगा ना।
धन्नो महाराज, साहिल साहू, तुमसे ऐसा ही एक्सपेक्टेशन था जी महाराज। तुम ये बताओ मेरे को, 2 पावर 4 को 2 पावर 2 से डिवाइड करोगे, सॉरी 8 ले लेता हूं यहाँ पे, तो 2 पावर कितना आएगा? 4 आएगा क्या? सही है ना साहिल? 2 पावर 4 ही आएंगे ना साहिल साहू? लो अब गोल हो गए। 2 पावर 4 ही आएंगे ना ये, 2 4 जा 8 है ना? सर ना वो ऊपर नेगेटिव माइनस जाएंगे 8 माइनस। हाँ तो फिर अब इतना बेसिक नियम भी कर, जब बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो क्या बनेगा? 2 पावर 8 माइनस 2 विच गिव्स यू 2 पावर 6। ठीक है, तो ये 4 से ये 8 से ये 4 को डिवाइड, सॉरी ये 4 से ये 8 को डिवाइड नहीं करना, 8 में 4 सब्ट्रैक्ट करना है, तो फिर 8 माइनस 4 होके 4 बनाएगा। समझ गया साहिल साहू? अरे हाँ ना तो बोलो। हाँ सर। ओके। सर लेकिन 8 नीचे तो -4 होंगे। अबे तो सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड किया ना, तुम लोग भी बिल्कुल मेरी जान खा रहे हो आज। हाँ हाँ हाँ, समझ गया सर, समझ गया। हाँ। सर तो फिर पूछेंगे क्या क्या हुआ? हेलो, चलिए, तो ये मयूर का क्वेश्चन किसी ने बनाया, वो फॉर्मूला से आया किसी का? आ गया सर, आ गया। आ गया, चलो ठीक। समझ गया अब। हाँ हाँ, चले तो आगे चले थ्योरी में। ओके, इसको हटा देता हूँ भैया। सर एक बार फॉर्मूले से करके दिखाओ। अबे यार, पूरा मिटाने के बाद तुम लोग बोलते हैं। क्वेश्चन बता एक बार फिर से, क्या क्या दिया था? किसने पूछा? किसने पूछा ये? हेलो, अरे कौन पूछा? फॉर्मूला से करके दिखाओ। सर मैं हर्ष। हाँ, नाम बताना चाहिए, 3 बार बोला। क्वेश्चन पढ़ो हर्ष, लवकर पढ़ा जा रहा। T4 कितना दिया था? T5 is equals to 1/3 T5 1/3 and T9 is equals to 60/243. 16/243. You have to calculate T4 है। फोर्थ टर्म निकाले, फोर्थ ही निकालनी थी ना? Yes sir. चलो ठीक है। ओके, फॉर्मूला अपना क्या था? फॉर्मूला अपना ये था, पहले अपन फॉर्मूला मेंशन कर लेते हैं। इसका सेकंड सॉल्यूशन सेम क्वेश्चन का फॉर्मूला था मेरे पास कि मेरे को जो निकालना है वो अपॉन में ये n माइनस के p अपॉन में k और p माइनस के, ये फॉर्मूला था। अब मेरे को क्या क्या गिवन है, जैसे मैंने बोला था क्वेश्चन में, जब टीपी और टीके गिवन है तो मेरे को टीपी मतलब p का वैल्यू मैंने कितना ले लिया? 5। k का वैल्यू मैंने कितना ले लिया? 9। और n हमारा कितना है? 4। ठीक है, साथ में ये भी मेंशन कर लो, टीपी का वैल्यू मेरे को कितना दिया है? 5th टर्म 1/3। टीके के आपने 9 लिया तो T9 आपको कितना दिया? 16/243। और Tn हमने कैलकुलेट करना है। अब ये सब डाल दो। सो देयरफॉर यूजिंग दिस फॉर्मूला Tn का अपन को फाइंड करना है, तो उसको ऐसा रखा अपॉन टीके का वैल्यू कितना है? 16/243। चलो यहीं लिख लेता हूँ। उसमें पावर कितना बनेगा? तो 1/n माइनस के कितना है? n तो 4 है और k का वैल्यू कितना है? 9, तो 4 - 9। राइट हैंड साइड टीपी टीके p माइनस के, p किथे गेला? 5 माइनस। ठीक है, चलो सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इसको ऊपर लाऊंगे तो 243/16 इंटू Tn पावर में कितना बनेगा? -1/5 है ना? 4 - 9 माइनस का 5 बनता है,
तो ये पावर -1/5 बनेगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 243 1/16 243/16 81/16 बनेंगे। 81/16 कैलकुलेट कर लेना और माइनस का 1/4 बनता है। ठीक, चलो इसको सिंप्लीफाई करना है और आपको टीएन का वैल्यू चाहिए ओनली। तो देखिए सिंप्लीफाई करने के अब दो तरीके हैं। आप जब इन पावर्स को पॉजिटिव करोगे, ये एक्चुअली जो पावर है नेगेटिव है, और नेगेटिव पावर को जब पॉजिटिव करते तो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ठीक है, तो पावर पहले पॉजिटिव कर लेना, तो रेसिप्रोकल कर दीजिए पहले बोथ साइड, और बोथ साइड रेसिप्रोकल करने के बाद यू गेट योर आंसर, पावर पॉजिटिव हो जाएंगी। ठीक है, तो करो अभी इसके आगे सिंप्लीफाई। थोड़ा सा ये उससे ज़्यादा जल्दी हो जाता है, बाकी यदि कुछ भी समझ में नहीं आए कि भाई कैसे फर्दर प्रोसीड करना है, तो फिर ये फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि अभी ये 16/243 काफ़ी ऐसे सारे डिजिट्स आए, इस कारण थोड़ा सा कैलकुलेशन मेनली कैलकुलेशन, बाकी करना कुछ नहीं है, मेनली कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन आपने सही सही जमा लिया तो फिर निकाल ले जाओगे। तब इसको आप सॉल्व करके देखो। पहले आप पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ही करता हूँ सॉल्व। स्क्रीनशॉट ले लो, जगह कम बची है तो यस सर, हो गया। हो जाएगा। चलो ठीक है, इसमें आप इसको आगे सॉल्व करके देख लें। ठीक है, तो टीएन केवल बचा है अननोन, बाकी सब नंबर हैं, तो नंबर्स के एडजस्टमेंट करोगे देन यू गेट द आंसर। चलो देखो, तो अब मैंने एक बात ये करी है, देखो आप कि 243 3 का पावर 5 होता है, तो ये 243 लिखा है ना, ये 16 लिखा है, 16 को मैंने 32 लिख लिया। ये मैं अपनी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए लिखा हूँ, पावर -1/5 है। और इसको आप 81/16 जो लिखे हो, ठीक है, उसको इतना ही लिखा रहने दो, चाहे तो इतना लिख सकते हो। 81 3 पावर 4 होता है, 16 2 पावर 4 होता है, पावर -1/4 है। और यहाँ भी 243 को आप 3 पावर 5 लिख सकते हो और 32 को 2 पावर 5 लिख सकते हो। आई होप अब आपके ध्यान में आ रही होंगी बातें। यस सर। हाँ, तो व्हेन यू टेक द फिफ्थ रूट ऑफ दिस वन, तो जब आप इसका फिफ्थ रूट लोगे तो होल पावर 5 से ये 5 कट जाएगा, मतलब ये 3/2 पे पावर -1 आएगा। ऑल्सो 2 टाइम्स ऑफ Tn पे पावर -1/5 है, और यहाँ पर ये 3/2 पे पावर -1 बचे। ठीक है, तो आया क्या कुछ? सर आपने बोला ना कौन सा टर्म निकालना था? सर टीएन निकालना था D4। 4, अच्छा हाँ, एन का वैल्यू 4 डाला है क्या? यस सर। सर उसको सर से फर्स्ट स्टेप में ही आपने वो जो पावर डिस्ट्रीब्यूट किया ना -1/5, वही गलत किया शायद। क्यों? अच्छा, यहाँ पे एन है। नहीं नहीं, जो ऊपर की जो फर्स्ट स्टेप है, नई वाली। अरे यहाँ पे पावर कितना बनेगा? एन के टर्म्स में आएगा ना, 4 कहाँ से आया? अच्छा 4 तो दिया ही था, ठीक है। कौन सी पावर भाई? यहाँ पर ये शायद आपने वहाँ पे गलत डिस्ट्रीब्यूशन किया हो पावर का, ऐसा लग रहा है। कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन भाई, वो तो बता।
इसके मुताबिक तो आंसर कितना 1/2 आपका आ तो गया है भाई, ऐसा लग तो रहा है, ये कट गया। तो व्हेन यू टेक द फिफ्थ रूट तो 2tn बराबर कितना आएगा 1, तो tn बराबर आ तो गया। ये बस n की जगह पर मेरे को 4 लिखना है और कुछ नहीं करना। आ तो गया है आंसर, यहाँ पे बस 4 लिखना है, मैं वही कंफ्यूज हो रहा था। तो फोर्थ टर्म कितना आ गया 1/2। तो कैलकुलेशन कहीं भी गलत नहीं है। देखो अभी ये तो पुराने का है तो इसको मैं हटा देता हूँ। सर वो 1 कैसे आया -1/5? देखो आप कोई डाउट है तो आप पूछो। ये तो सब पुराना था कैलकुलेशन, इसको हटा दिया। ठीक है, मैं ये वाली टर्म बस लिखा हूँ। ये पहले पेज का, फोर्थ पेज का लास्ट स्टेप है। फोर्थ पेज के लास्ट स्टेप से फिर यहाँ पर आए। अब आपको कोई समझने में डाउट है तो बताइए। ये फाइनल आंसर है, फोर्थ टर्म आपकी 1/2 आती है। यहाँ कैलकुलेशन में कोई आपको नहीं बात समझी तो बताइए। सर वो 1 सर -1/5 किधर गया वो पावर वाला? वो 1 देखिए, ये दोनों कट जाएंगे तो इधर पे कितना आएगा 1, 1 का पावर 5 लोगे तो 1 ही होता है। चलो मैं पूरा कर देता हूँ कैलकुलेशन। देखो यहाँ तक तो आप समझे सभी लोग। इसके बाद कुछ नहीं गया। ये 2t4 है -1/5। यहाँ पे क्या बचा 1। अब जब 1 बचा तो बोथ साइड हमने क्या ले लिया पावर 5 ले लिया। जब बोथ साइड आप पावर 5 लोगे तो 1 का पावर 5 कितना हो जाएगा 1। ठीक है ना, बोथ साइड रेसिप्रोकल ले लो। तो जब बोथ साइड उल्टा करेंगे मतलब ये आप इसको एक्चुअली क्या लिख सकते हो 1/2t4 बराबर 1। तो t4 बराबर कितना आ गया 1/2। देख लो अभी कोई डाउट है तो। सर नो डाउट। मतलब आंसर को नहीं, कैलकुलेशन नहीं, बस वो मैं देख रहा था कि n की जगह वो 4 लिखना कहाँ पे छूट गया। तो वो n नहीं था एक्चुअली 4 था, फोर्थ टर्म फाइंड करना था। तो वो फॉर्मूला से भी आ जाता, बट थोड़ा सा इस बार कैलकुलेशन लेंदी हो गया। इस फॉर्मूला शॉर्ट होने के बजाय ये लॉन्ग हो गया। जो अपने एक्चुअल मेथड उस पर जल्दी आ गया था ये। बहुत लॉन्ग है सर। चलिए कोई डाउट है इसमें कैलकुलेशन में तो और भी पूछ लो भाई। ओके, so take the screenshot, moving on to the next page नंबर 6। और पेज 6 है आपका ये। अब देखिए यहाँ पर आप जो इसको कोशिश करिएगा वेरीफाई करने का। हियर वी राइट सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। जीपी के n टर्म्स के सम का फॉर्मूला लिख रहे हैं। मतलब यदि मैं Sn, ये फर्स्ट टर्म जीपी का, ये जीपी का सेकेंड टर्म और जीपी का nth टर्म क्या होता है, ये टोटल कितने टर्म्स हमने लिए n टर्म्स लिए। यदि ये जीपी के n टर्म्स हैं और ये n टर्म्स के सम को मैं Sn से डिनोट करूं तो फिर ये Sn के लिए जो फॉर्मूला होता है इट इज a into r power n minus 1 upon r minus 1 when r should not be equal to 1, जब r 1 नहीं होगा। लेकिन when you take r1, यदि मैं कॉमन रेशियो 1 ले लूं तो फिर जीपी का हर टर्म a हो जाएगा। ए कितने टाइम्स n टाइम्स, तब आपका सम ऑफ n टर्म्स क्या बनेगा n, जब r इज इक्वल टू 1 हो जाएगा।
तो ये सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी के लिए फॉर्मूला है। जीपी के एन टर्म्स के सम के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। एस एन इज इक्वल्स टू ए फर्स्ट टर्म है, आर कॉमन रेशियो है, एन नंबर ऑफ टर्म्स आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि जीपी के 3 टर्म्स का सम फाइंड करो, या जीपी के 4 टर्म्स का सम फाइंड करो, या जीपी के 10 टर्म का सम फाइंड करो। तो एन आपको क्वेश्चन में मेंशन होता है। तो 3 ही बातें हैं, ए है, आर है और एन है, और तीनों आपको क्वेश्चन में देंगे। जब आपको जीपी दिया जाएगा तो फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो मिल जाएगा, और एन आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी। ठीक है, अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आपने ये फॉर्मूला को वेरीफाई करना है कि ये फॉर्मूला बना तो बना कैसे। एसएन के लिए ये फॉर्मूला का वेरिफिकेशन आपने करना है। तो होमवर्क में आपको इस फॉर्मूला का वेरिफिकेशन है। यू हैव टू वेरीफाई दिस कि फॉर्मूला बनाया कैसे गया है। कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं वेरीफाई करा रहा हूं आपसे, क्योंकि जब आप प्रोग्रेशन में आगे बढ़ोगे तो प्रोग्रेशन में ये जो कंसेप्ट जिससे ये फॉर्मूला वेरीफाई होता है वो कंसेप्ट आगे बहुत ज्यादा यूटिलाइज होगा। तो इसलिए यू हैव टू वेरीफाई दिस। आप उसको सर्च करिए, कुछ भी करिए, बस इसको वेरीफाई करिए, और फिर यदि नहीं जमेगा तो उसको अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। एंड सेकेंड थिंग, इसी का एक और, यदि ये जीपी में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, लेकिन यदि आपके नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइटली मैनी हो, तो जीपी में इनफाइनाइट टर्म्स का जो सम होता है, एस इंफिनिटी मतलब इनफाइनाइट टर्म्स का सम, तो इसके लिए फॉर्मूला है a/1 - r। और बट ये फॉर्मूला हर जीपी के लिए वैलिड नहीं है। इस पे एक बहुत छोटा सा बहुत जरूरी रिस्ट्रिक्शन ये है कि हियर कॉमन रेशियो शुड लाइज इन दिस इंटरवल। कॉमन रेशियो का वैल्यू -1 से +1 के बीच में होना जरूरी है। So this is the formula for calculating sum of infinite terms of GP। तो ये भी फॉर्मूला आपने जो है वो वेरीफाई करना है, ये भी आपके होमवर्क में। तो 2 चीजें आपको होमवर्क में दी हैं, इसको भी आप वेरीफाई करिए, इसको भी आप वेरीफाई करिए, और आगे का हमारा पूरा डिस्कशन बेस्ड अपॉन दिस कंसेप्ट। जब तक हम इसको वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इसलिए कल तक के लिए आपके पास जो होमवर्क है, ठीक है, यू हैव टू वेरीफाई दिस फॉर्मूला कि ये हमको एसएन दिया है तो एसएन की ये वैल्यू कैसे आती है। और दूसरा, यदि ये नंबर ऑफ टर्म्स मैं छोड़ दूं, इन्फिनिटी तक जाने दूं, तो फिर ये फॉर्मूला a/1 - r आता है। एंड व्हाई वी राइट दिस रिस्ट्रिक्शन, ये जो रिस्ट्रिक्शन लिखा है ये क्यों लिखा गया है, ये रिस्ट्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे कई सारे क्वेश्चन ये रिस्ट्रिक्शन पे बनते हैं, इसलिए जब भी इनफाइनाइट टर्म्स का सम आता है तो उसके साथ ये रिस्ट्रिक्शन को याद जरूर किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है दोनों, और नहीं आएगा तो कल की क्लास में अपन इसको फर्दर इसका वेरिफिकेशन करेंगे, एंड देन फिर हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ आपको क्वेरी है, डाउट है रिलेटेड तो पूछ सकते हैं। हाँ बोलो मानसी। सर जब r = 1 है सर, हाँ सर जब r = 1 है तो एसएन वो पूरा 0 हो जाएगा ना सर? नहीं, आर मतलब कॉमन रेशियो, और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन थोड़ी होता है, यहाँ पे प्रोडक्ट होता है। तो जैसे मैं फर्स्ट टर्म 1 ले लूँ और कॉमन रेशियो में मैं 1 ले लूँ, तो अब हर टर्म की वैल्यू, मतलब ये एक ही जगह मैंने 1 ले लिया, कॉमन रेशियो भी 1 ले लिया, तो अब हर टर्म 1 + 1 + 1 + 1 + 1 n टाइम्स तक जाएगा, तो वो नहीं हो जाएगा। कॉमन रेशियो, बट सर वो देखो वो कॉमन रेशियो 1 डिनोमिनेटर होने, में r माइनस, अरे तो उससे नहीं जाना ना, वही तो बोला। यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन लगाओ ना, 2 रिस्ट्रिक्शन नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर। आप r1 ले ही नहीं सकते हो क्योंकि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो इसलिए ये r ≠ 1 जब आएगा तब फॉर्मूला ये लगाएंगे, लेकिन जब r1 आ जाएगा तब फॉर्मूला ये लगाएंगे। समझा मानसी अभी? यस सर। ओके, और कोई डाउट किसी को?
बोलो मयूर, yes sir, right. तुम्हारा आवाज ही नहीं आ रहा है, तो माइक की तुम्हारी एकदम वाट लगी पड़ी है। अब आ रहा सर? जान दो, डाउट पूरा घर घर का आवाज आ रहा है। और किसी ने कोई हेलो डाउट? सर। हाँ बोलो वंश। सर अगर किसी एक्सप्रेशन में या इक्वेशन में कहा गया है कि कोई भी एक टर्म इंडिपेंडेंट है उस एक्सप्रेशन में, तो हम उस टर्म को जीरो से इक्वेट कर सकते हैं क्या? नहीं, इंडिपेंडेंट किससे है? इंडिपेंडेंट भी देखिए, जो आपका जैसे एक्स में मैंने एक इक्वेशन लिखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आप लिखते हो ना, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसमें जो c होता है उस c को अपन बोलते हैं इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, क्योंकि वो x पे डिपेंड नहीं करता। तो ये डिपेंड करता है कि एक्सप्रेशन का वेरिएबल कौन सा है। यदि एक्सप्रेशन आपको मैंने t के टर्म्स में लिखा at स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, तो फिर हम बोलेंगे c इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम t, c जो है वो t से फ्री है। तो ये डिपेंड करेगा कि आपको इंडिपेंडेंट बोला गया है तो किसके रिस्पेक्ट में बोला गया है। नहीं सर, एक्चुअली एक क्वेश्चन में एपी दिया हुआ है, उसमें सम ऑफ mth टर्म बोला गया है, और उसमें ये भी कहा गया है कि इंडिपेंडेंट ऑफ डी है वो टर्म, वो इंडिपेंडेंट एपी ऑफ में डी कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। हाँ, तो Yes, sir, वो इंडिपेंडेंट कहा ऑफ डी का जो मतलब है कि वो उसमें डी वाली कोई टर्म आएगी नहीं। जब सम ऑफ एन टर्म्स का आप जो फॉर्मूला लिखते हो n/2 2a प्लस n माइनस 1d, तो उसमें ये जो टर्म है n माइनस 1d ये गोल हो जाता है। ठीक है, तो Sn का जो फॉर्मूला है वो केवल आपका फर्स्ट टर्म पे ही डिपेंड करने लगा, तो इसलिए अपन उसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट ऑफ डी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडिपेंडेंट ऑफ डी का मतलब कि कोएफिशिएंट ऑफ डी जितना भी है वो सब जीरो से इक्वेट कर दो, ओके सर, तब वो थैंक यू सर। जाके डी से फ्री हो जाएगा। ओके, चलिए, सो बाकी मिलेंगे कल। आज के लिए फिलहाल इतना। लेस देन 1 मींस p/q फॉर्म या डेसिमल। लेस देन 1 कौन सा लेस देन 1? ये वाला लेस देन 1 का मतलब कोई भी p/q बोल लो या फिर डेसिमल में बोल लो, 1 से छोटे नंबर लाइन जो आपने देखी है उसमें -1 और +1 के बीच में जितने नंबर आएंगे वो सारे, r का वैल्यू -1 से +1 के बीच में कुछ भी ले सकते हो, वो लिखा है ये। ठीक है मयूर? अरे हाँ ना तो बोल दे भाई। ओके, चलिए बाकी मिलेंगे कल। आज के लिए फिलहाल इतना। गुड नाइट, बाय। सब बाकी शुभ रात्रि। Bye, sir. Thank you, बाय sir. एवरीवन, बाय Bye, sir. बाय एवरीवन।